जय हिंद साथियों। यूपी हायर एजुकेशन जो कि 28 नवंबर को संपन्न हुआ सेकेंड शिफ्ट में, उसके आंसर की के साथ शिक्षा शास्त्र सब विषय के आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, अवधारणा संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान आधारित है। ये किसके कार्य पर आधारित है? वो जे ब्रूनर के कार्य पर आधारित है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है? ये पृथक्करण का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है। वृद्धि एवं विकास की जो है वृद्धि एवं विकास का जो वीडियो है वो भी आप चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने प्रथम बार व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी में वर्गीकृत किया था। ये किसने वर्गीकृत किया था साथियों? वो युंग ने किया था। अगला प्रश्न है, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या किन प्रक्रिया का प्रयोग करके की? तो उन्होंने आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन यानी तीनों का उपयोग करके जो है व्याख्या की थी। इसका मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है? तो इसमें वर्दीमर जी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। 1988 में संशोधित गिलफोर्ड निदर्श में कुल कितनी योग्यताएं सम्मिलित की गई थी? तो इसमें साथियों 180 योग्यताएं सम्मिलित की गई थी। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण का स्व-सह संबंध कहलाता है तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको विश्वसनीयता गुणांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब हम सार्थकता का स्तर बहुत ऊंचा रखते हैं तो निम्न में से कौन सी त्रुटि के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है? तो इनमें टाइप जो 1 है वो सही उत्तर है साथियों। टाइप 1 त्रुटि बढ़ जाती है। इसमें टाइप 1 त्रुटि बढ़ जाती है साथियों। इसमें कहीं कहीं टाइप 2 त्रुटि को भी देखने को मिल रहा है, तो इसका उत्तर आप लोग देख लेंगे एक बार और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो। परिमाणात्मक शोध आधारित होता है। ये किस पे आधारित होता है साथियों? ये आधार शीर्ष विधि पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, पोस्ट हाक फैलेसी अधिकतम गंभीर खतरा है। ये घटनोत्तर अनुसंधान है। इसका सही उत्तर घटनोत्तर अनुसंधान है। अगला प्रश्न है साथियों, प्राचल के मान और तत् संबंधित सांख्यिकी के बीच का अंतर जाना जाता है। इसको मानक त्रुटि के नाम से जाना जाता है साथियों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा मानक त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राप्तांक बताता है कि मध्यमान का मान मानक विचलन के मान से कम होगा? इसका जो सही उत्तर है साथियों वो जेड प्राप्तांक होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि सभी प्राप्तांकों में 3 जोड़ा जाता है तब मानक विचलन का मान 3 बढ़ जाएगा, 3 घट जाएगा, अप्रभावित रहेगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इसमें क्या होगा साथियों? ये हो जाएगा अप्रभावित रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन बदलता नहीं है। अगला प्रश्न, यदि मानक विचलन 6 है तथा n 100 है तो मध्यमान की मानक त्रुटि क्या होगी? वो साथियों बी हो जाएगी, उसी को डिवाइड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, यदि एक शोधकर्ता एक समय में एक साथ 2 से अधिक चरों को प्रतिरूपित करना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें उसको दंड चित्र का प्रयोग करना चाहिए साथियों। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से क्या सहभागी प्रबंधन की पूर्व आवश्यकता नहीं है? इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकता पर ध्यान ना देना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्व जिसमें दूसरों के विचार एवं राय को ध्यान में रखा जाता है को कहते हैं। तो उसको तंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांत निम्न में से किसने दिए हैं? वो साथियों किसने दिए हैं? उसको दिया है हेनरी फेयोल जी ने। अगला प्रश्न है,
10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर वाज सजेस्टेड बाई 10 धन 2 धन 3 शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया था। ये किसने दिया था? ये शिक्षा आयोग 1964-66 ने दिया था साथियों। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का आधुनिक उपागम ध्यान केंद्रित करता है। यह संगठनात्मक अनुपालन पर करता है। इन्होंने संगठनात्मक समृद्धि पर लगाया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से अप्राचलिक परीक्षण कौन सा है? इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका काई स्क्वायर, ये अप्राचलिक परीक्षण है। अगला प्रश्न है साथियों, परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध है। इसका संबंध किससे है साथियों? प्राप्तांकों की सुसंगतता से है। जेड स्कोर को टी स्कोर में बदलने के लिए सूत्र यूज किया जाता है। कौन सा सूत्र यूज किया जाता है? वो बी यूज किया जाता है। यूपी हायर के जो इसके पहले का पेपर था, एक चैनल पर उपलब्ध है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गति परीक्षण की विश्वसनीयता को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये किससे नहीं ज्ञात किया जा सकता है साथियों? वो KR विधि से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। निम्न में से किसकी सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति का अंदाज लगाया जा सकता है? ये P50 से लगाया जा सकता है साथियों। अगला प्रश्न है, कूडर तथा रिचर्डसन द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने की दी गई विधि उपयुक्त है। वो सजातीय परीक्षण के लिए उपयुक्त है साथियों। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री की छोटी इकाई को कहते हैं, पद कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है? तो इनमें से कौन सा पद नहीं है? वो मूल्यांकन पद नहीं है साथियों। अगला प्रश्न है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का उपयोग निम्न में से किसके उन्नयन हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर, सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? इनमें कौन शेष से भिन्न है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो फ्लेंडर उपागम हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया साथियों। इसका जो सही फुल फॉर्म है वो है B, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर CAI, जिसको काई भी बोलते हैं, वो यहाँ पर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है। समावेशी शिक्षा से आशय है ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं इसको, सभी बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद स्पेशल एजुकेशन? निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा से संबंधित नहीं है? यहाँ पर AICTE विशिष्ट शिक्षा से संबंधित नहीं है। RPWD एक्ट कब पारित हुआ था? RPWD एक्ट कब पारित हुआ था साथियों? वो 2016 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है साथियों, मैं थोड़ा स्क्रीन बढ़ा लूं जी। अगला प्रश्न है, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान कहाँ स्थित है? ये हमारा साथियों मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय पुनर्वास परिषद एक संवैधानिक निकाय बनी, ये कब बनी थी साथियों? ये जून 1993 में बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दिव्यांगजनों के सबलीकरण से संबंधित नहीं है? यहाँ पर NIEPVD दिव्यांगजनों के सबलीकरण से संबंधित नहीं है। निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म, यहाँ पर उपनयन वैदिक काल, ये सही है। समावर्तन वैदिक काल, ये भी सही है। उपसंहता बुद्ध काल, ये भी सही है। पवज्जा वैदिक काल, ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बुनियादी स्तर, फाउंडेशनल लेवल ऑफ एजुकेशन की अवधि क्या है? वो साथियों 5 साल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का ढांचा है। ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, क्योंकि पिछले साल से ये आप लोग को हर जगह सोशल मीडिया वगैरह पे भी मिल रहा होगा, न्यूज में भी कई बार इसका बताया गया था। इसका जो प्रचलित ढांचा है वो 5 धन 3 धन 3 धन 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कचेरी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो थे के कस्तूरी रंगन। इसके जो सही
इसका जो सही उत्तर है वो है के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न, किस समिति नीति के राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी फोरम सृजित करना प्रस्तावित किया था? किस समिति नीति ने राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम सृजित करना प्रस्तावित किया था? वो किया था NEP 2020 ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न किस समिति आयोग ने भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की संस्तुति की थी? ये किसने की थी साथियों? ये राधाकृष्ण आयोग ने की थी। अगला प्रश्न है साथियों, पाठचर्या अभिकल्प का CIPP मॉडल विकसित किया, ये किसने विकसित किया था साथियों? ये किया था डेनियल अष्टमफल बीम ने। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम का मॉडल तैयार किया जाता है, वो है साथियों NCTE द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के 10 केंद्रीय क्षेत्रों को प्रारंभ किया, तो इसको किसने प्रारंभ किया था साथियों? ये किया था प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा किया गया था, ये पारित। अगला प्रश्न है साथियों, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? इसका जो सही उत्तर है साथियों, ये है सैम पित्रोदा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रयोजनवाद विश्वास करता है, प्रयोजनवाद किस पे विश्वास करता है साथियों? एक मिनट, प्रयोजनवाद किस पे विश्वास करता है? व्यक्ति एवं समाज में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, केवल व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को वस्तुतः शिक्षित किया जा सकता है, सामूहिक रूप से लोगों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह कथन किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? तो यह अस्तित्ववाद से संबंधित है साथियों, अस्तित्ववाद। अगला प्रश्न है, विचारवाद के सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो। अगला प्रश्न है साथियों, यथार्थ की प्रकृति क्या है से संबंधित प्रश्न दर्शन शास्त्र के किस शाखा द्वारा व्याख्यायित होता है? ये ज्ञान मीमांसा द्वारा व्याख्यायित होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जे डेलर कमीशन के अनुसार शिक्षा का स्तंभ नहीं है? तो यहां पर डी ऑप्शन है, न्याय देने के लिए अधिगम, ये उनके अनुसार शिक्षा का स्तंभ नहीं है। निम्न में से किसे षड दर्शन की प्राचीनतम शाखा माना जाता है? तो सांख्य दर्शन को माना जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, इस पर किसने बल दिया कि शिक्षा स्वयं जीवन है, ना कि जीवन के लिए तैयारी? तो ये किसने कहा था साथियों? किसने बल दिया था इस पर? उन्होंने जॉन डीवी ने इस पे बल दिया था। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक नहीं है? तो JF हर्बर्ट जी नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी गई है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन डीवी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए। सामाजिकरण की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है साथियों? क्या प्रक्रिया है? यह है सामाजिक आदतें, आवृत्तियां एवं मूल्य सीखना, यही सामाजिकरण की प्रक्रिया है। सामाजिक व्यवस्था की संरचना में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है साथियों? यहाँ पर विनियामक मानदंड शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के कमजोर वर्ग के लिए शैक्षिक प्राविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये अनुच्छेद 46 में दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, समाधिकार का अर्थ है, यह है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन नहीं है? यहाँ पर व्यक्तिगत आदतों में जो परिवर्तन होता है साथियों, वो सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सांस्कृतिक परिवर्तन में रुकावट नहीं है? इसमें निहित स्वार्थ जो है रुकावट नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? बहुत प्रचलित प्रश्न है साथियों, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को खारिज किया गया है, उसका संविधान में उल्लेख है। सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, ये कौन व्यक्ति होते हैं साथियों? ये होते हैं अपसारी विचारक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बुद्ध के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किया था, इसको प्रस्तुत किया था कैटल ने। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा प्रविधि नहीं है? यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा साहचर्य। अगला प्रश्न है साथियों,
मास्लो के पदानुक्रम में मध्यवर्ती मांग है। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सामाजिक मांग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा जो आज का आखिरी प्रश्न है साथियों यही है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जिसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया वो दिया था बंडूरा जी ने। इस तरह आपके पूरे के पूरे 70 क्वेश्चन एजुकेशन सब्जेक्ट के, शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट के यहाँ पर पूर्ण होते हैं। ये जो आंसर की दी गई है इसमें प्लस माइनस एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग इसको मिला लेंगे ऑफिशियल आंसर की से। बाकी जीएस के भी पेपर का सोल्यूशन कल ही लोड किया जा चुका है चैनल पे। एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए आपकी तैयारी के लिए पहले से ही चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और प्रश्न जो यहाँ पर पेपर में आए हैं, काफ़ी प्रश्न हमारी क्लासेस से भी हैं, तो वहाँ पर आप लोग चैनल पे वीडियो को चेक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।